नमस्कार साथियों, ज्ञानापड़ परिवार में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष आप सबके सामने पुनः मुखातिब होता हुआ शिक्षण का जो हमारा चार्ट चल रहा था, समितियों के चार्ट के बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस चार्ट को कंप्लीट करने के लिए जो हमारा रह गया है उस पर चर्चा हम लोग आज करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्टों में शिक्षण की समितियों के बारे में चर्चा की और इस पर चर्चा करना भी जरूरी इसलिए बनता है यदि शिक्षक पात्रता परीक्षा को ध्यान में रखकर, मतलब सुपर टेट परीक्षा को ध्यान में रखकर या केबीएस को ध्यान में रखकर, डीएसएसबी को ध्यान में रखकर कोई भी यदि आपके प्रीवियस ईयर आप उठाकर देखते हैं तो यहाँ से समथिंग 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है ये और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके समितियों का चार्ट है। यदि आपने इस चार्ट को अच्छे से समझ लिया और प्रत्येक पॉइंट को बारीकी से यदि आपने समझ लिया तो कम से कम 2 से 3 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। ठीक है साथियों, हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। कल हम लोगों ने 1990 की समिति तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। 1990 की समिति का नाम क्या था? आचार्य राममूर्ति समिति। तो आचार्य राममूर्ति समिति का गठन कब किया गया? तो आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया 1990 में। अब बात यह आती है कि इस समिति का गठन किस लिए किया गया? तो इस समिति का गठन नई शिक्षा नीति जो आपकी 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी, उस शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया। वो इसलिए किया गया क्योंकि जब शिक्षा नीति आई थी तो वहां पर यह कहा गया था कि इस शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्षों में एक समिति का गठन किया जाएगा कि इस शिक्षा नीति ने कितनी उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया। तो उसी उपलब्धि का पता लगाने के लिए आचार्य राममूर्ति समिति का गठन किया गया और इस समिति ने भारत सरकार को एक सुझाव दिया था कि और ज्यादा नवोदय विद्यालय खोलने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा नवोदय विद्यालय खोलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या था? इस समिति की रिपोर्ट आ भी नहीं पाई थी, तब तक एक समिति का गठन कर दिया गया था। 1992 में एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम था जनार्दन रेड्डी समिति। तो 1992 में एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम क्या था? जनार्दन रेड्डी समिति। जनार्दन रेड्डी कौन थे? तो जनार्दन रेड्डी उस समय आंध्र प्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री जनार्दन रेड्डी थे। तो पूछा जाए कि जो जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किया गया, तो जनार्दन रेड्डी उस समय कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो जनार्दन रेड्डी आंध्र प्रदेश के तत्कालिक मुख्यमंत्री थे और इन्होंने सुझाव ये दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्य स्तर पर, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में जिला स्तर पर नवोदय विद्यालय खोले जाएं। नवोदय विद्यालय खोले जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा नवोदय विद्यालय खोलने की सिफारिश किसने की थी? तो जनार्दन रेड्डी समिति ने ज़्यादा से ज़्यादा नवोदय विद्यालय खोलने की सिफारिश की। उनका मानना यह था कि प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जिला स्तर पर यदि नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे तो जितने भी आपके मध्यम वर्ग के या गरीब वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको शहरी जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं, जिससे उन बच्चों का भी सर्वांगीण विकास हो सके और वो भारत के शिक्षा में अग्रणी स्थान को प्राप्त कर सके। इसीलिए 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किया गया था और उस समिति ने क्या सिफारिश की थी? ज़्यादा से ज़्यादा नवोदय विद्यालय खोले जाएं। आगे देखते हैं। आगे आपका आया 1992 संशोधित शिक्षा नीति। 1992
संशोधित शिक्षा नीति। तो पूछा जाता है कि संशोधित शिक्षा नीति कब आई, तो संशोधित शिक्षा नीति आपकी 1992 में आई। 1992 में संशोधित शिक्षा नीति। तो संशोधित शिक्षा नीति कब आई, तो 1992 में संशोधित आपकी शिक्षा नीति आई। और एक शिक्षा नीति ने क्या प्रावधान किए, सबसे पहले इस शिक्षा नीति ने प्रावधान किया था कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन को चालू किया जाए, मतलब कार्य योजना को चालू करने की बात की किसने की, संशोधित शिक्षा नीति 1992 ने की। इसके बाद बालिकाओं की शिक्षा जो 15 से 35 वर्ष की निरक्षर जो बालिकाएं थी उनकी शिक्षा के लिए अनौपचारिक प्रोग्राम चलाने की बात की गई थी। उनकी शिक्षा के लिए अनौपचारिक प्रोग्राम चलाने की बात की गई। तो आपने देखा होगा कि 1992 की शिक्षा नीति के बाद जो संशोधित शिक्षा नीति आई थी, तो जो विशेषकर जो बालिकाएं 15 से 35 वर्ष की जो निरक्षर बालिकाएं थीं उनके लिए एक प्रोग्राम चलाने की बात की गई थी कि घर घर जाकर इन बालिकाओं या महिलाओं को क्या करना, शिक्षित करना। तो यह प्रावधान किस में रखा गया था, तो यह प्रावधान आपकी 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में रखा गया। अगला प्रोग्राम क्या था आपका, अगला जो इस शिक्षा नीति ने बताया था कि जो आपका आंगनवाड़ी तथा बालवाड़ी केंद्रों की स्थापना। तो आंगनवाड़ी और बालवाड़ी केंद्रों की स्थापना की बात किसने की थी, तो वो भी आपकी संशोधित शिक्षा नीति 1992 ने की बात की। इसके बाद अगला पॉइंट, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका था वो AICTE की स्थापना की बात की थी। मतलब इसको क्या कहेंगे हम, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। मतलब क्या कह सकते हैं, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद। तो अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद की बात किसने की, तो अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद की बात 1992 की संशोधित शिक्षा नीति ने बात की थी कि इसकी स्थापना की जाए। अब आगे देखते हैं 1992 में क्या आई थी, आपकी यशपाल समिति आई थी। 1992 में ही क्या आई थी आपकी, यशपाल समिति। तो यशपाल समिति ने मेन सुझाव क्या दिया था, शिक्षा बिना बोझ के। तो शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक से जो समिति आई थी उसका नाम क्या था, उसका नाम आपका था यशपाल समिति। तो यशपाल समिति का मानना ये था कि स्कूल की जो भी किताबें हैं वो क्या है, स्कूल की धरोहर होना चाहिए, क्योंकि इनका मानना था कि जो मोटी मोटी किताबें हैं वो बच्चों के लिए पढ़ने में सहायक नहीं है, अर्थात उन्हें मानसिक रूप से बोझ देती हैं।
तो उनका मानना ये था कि जितने भी शैक्षिक साधन हैं उनको स्कूल की धरोहर समझा जाए। बच्चा सिर्फ स्कूल में पढ़ने के लिए आएगा, वहीं पर पढ़ेगा, खेलेगा, काम करेगा और अंत में बिना किसी बोझ के, मतलब कोई बोझ ना लेकर घर पे जाएगा, फ्री माइंड होकर घर पे जाएगा। अर्थात शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक से कौन सी समिति आई थी? तो उसका नाम था आपका यशपाल समिति। और यशपाल समिति कब आई? तो यशपाल समिति आपकी 1992 में आई। इसके बाद 1992 में एक आपका अधिनियम आया था जिसका नाम था RCI, मतलब क्या था आपका? विशेष शिक्षा अधिनियम। तो विशेष शिक्षा अधिनियम आपका कब आया? 1992 में विशेष शिक्षा अधिनियम आया। किनके लिए आया था? ये आपके दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा अधिनियम 1992 में, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो 1992 में RCI मतलब कि विशेष शिक्षा अधिनियम आया। इसके बाद आपका 1995 और 1995 में आपका आया PWD एक्ट। क्या आया आपका? PWD एक्ट मतलब क्या? पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो 1992 में क्या आया था? PWD एक्ट मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी। इनका मानना क्या था कि 7 प्रकार की अधिगम निर्योग्यता होती हैं। 7 प्रकार की अधिगम निर्योग्यताएं होती हैं। तो यदि पूछा जाए कि 7 प्रकार की अधिगम निर्योग्यता किस एक्ट ने बात की, तो 7 प्रकार की अधिगम निर्योग्यताओं के बारे में 1995 में जो आपका PWD एक्ट आया था उसने 7 प्रकार की अधिगम निर्योग्यताओं के बारे में बात की थी। आगे हम लोग देखते हैं 1995 के बाद आपका आया था 1997 और 1997 में आपका एकीकृत जो शिक्षा आपका उपागम था IEDC और इसके बाद अगला आपका क्या था? DPEP मतलब जिला बेसिक शिक्षा कार्यक्रम को क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया था। वो कब किया गया? तो 1997 में मर्ज किया गया था। आगे देखें आप 1999 और 1999 में आपका आया था NTA। क्या आया? NTA मतलब नेशनल ट्रस्ट एक्ट। नेशनल ट्रस्ट एक्ट। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब आया? तो 1999 में आया और नेशनल ट्रस्ट एक्ट में 2 अधिगम निर्योग्यताएं जोड़ी गई। कितनी अधिगम निर्योग्यताएं जोड़ी गई? तो 2 अधिगम निर्योग्यताओं को जोड़ा गया जिससे अधिगम निर्योग्यताओं की संख्या हो गई थी कितनी? 9। तो इस अधिनियम के अनुसार या इस एक्ट के अनुसार अधिगम निर्योग्यताएं हो गई थी आपकी कितनी? 9। और जिसमें आपकी जो 2 जोड़ी गई थी उनका नाम, एक तो था आपका स्वलीनता, स्वलीनता, स्वलीनता। स्वलीनता और इसका ना एक जोड़ी गई थी आपकी मस्तिष्क पक्षाधार। मस्तिष्क पक्षाधार। यदि पूछा जाए कि एनटीए के अनुसार जो 1999 में जो आपका एक्ट आया था उसके अनुसार अधिगम निर्योग्यताओं की संख्या कितनी है? तो उसके अनुसार अधिगम निर्योग्यताओं की संख्या 9 है। जो 2 अधिगम निर्योग्यताएं जोड़ी गई थी उनमें एक का नाम था स्वलीनता और दूसरे का नाम क्या था? मस्तिष्क पक्षाधार। और एक बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है स्वलीनता नाम देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो स्वलीनता नाम देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम था लियो कैनर। क्या था? लियो कैनर। तो स्वलीनता नाम देने वाले मनोवैज्ञानिक का जो आपका नाम था उनका नाम क्या था? लियो कैनर। आगे देखते हैं 1999 के बाद हम लोग आ गए 2000 और 2001। कहाँ पर आ गए हम लोग? 2000 और 2001। और 2000 और 2001 में क्या आया था आपका? सर्व शिक्षा अभियान। क्या आया था आपका? सर्व शिक्षा अभियान। तो पूछा जाए सर्व शिक्षा अभियान कब आपका आया? तो सन 2000 में आपका सर्व शिक्षा अभियान आया। 2000 और 2001 के बीच आपका क्या आया? सर्व शिक्षा अभियान। और सर्व शिक्षा अभियान के बारे में एक हम लोग खास बात जान लें, क्योंकि ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड को मर्ज किसमें कर दिया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जो मर्ज किया गया वो किया गया आपके SSA में, मतलब सर्व शिक्षा अभियान में।
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को मर्ज कर दिया गया था। वो आपका सर्व शिक्षा अभियान आया कब है? तो 2000 और 2001 के बीच में क्या आया? आपका सर्व शिक्षा अभियान आया। आगे देखते हैं साथियों, 2000 के बाद हम लोग देखते हैं 2004। नहीं, 2004 से पहले हम लोग देख लें 2002 के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें कि 2002 में क्या हुआ। 2002 में साथियों क्या हुआ था कि संविधान 86वां संशोधन हुआ था। संविधान का 86वां क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। कब हुआ था? सन 2002 में संविधान का क्या हुआ था? 86वां संशोधन हुआ। तो क्या हुआ? सन 2002 में संविधान का 86वां संशोधन हुआ था, जिसमें अनुच्छेद 21 में क्या जोड़ दिया गया था? 21A जोड़ दिया गया था, अर्थात 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। तो पूछा जाए कि जो आपका 2002 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 2002 में आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें अनुच्छेद 21 में 21 का ए जोड़ दिया गया, जिससे सभी राज्यों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। इससे पहले निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो आपके अनुच्छेद 45 में थी, वो आपके संविधान संशोधन 86 द्वारा 21 का या 21 का ए जोड़ दिया गया और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कर दी गई। इसके बाद देखते हैं कि क्या आया। सन 2004 में देखते हैं क्या आया। इसके बाद आपका 2004 और 2004 में आपका आया स्कूल चलो अभियान। तो स्कूल चलो अभियान आपका कब आया? तो स्कूल चलो अभियान आपका आया कब आया? तो स्कूल चलो अभियान आपका आया सन 2004 में आपका स्कूल चलो अभियान। थोड़ा सा साथियों हम लोग 2000 पर चर्चा करना चाहेंगे, वहां पर थोड़ा सा दिमाग से पॉइंट निकल गया था, तो मैं बताना चाहूंगा एनसीएफ 2000 आया था। तो एनसीएफ आपका 2000 कब आया? तो तीसरा एनसीएफ जो हमारा आया था उसका नाम था एनसीएफ 2000। और एनसीएफ 2000 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे? तो एनसीएफ 2000 के अंतर्गत जो हमें क्या मिली थी? पर्यावरण की पुस्तक मिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनसीएफ 2000 के अनुसार हम लोगों को पर्यावरण की पुस्तक मिली। क्या मिली? पर्यावरण की पुस्तक मिली। तो पर्यावरण की पुस्तक हमें कब से कैसे मिली? कक्षा 1 से लेकर 2 तक कोई बुक नहीं थी, कोई बुक नहीं थी। और 3 से लेकर 5 तक बुक का नाम क्या था? पर्यावरण नाम रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था? पर्यावरण नाम रख दिया था। यदि पूछा जाए कि पर्यावरण पुस्तक के बारे में सबसे पहले बात किस एनसीएफ ने की थी? तो पर्यावरण के पुस्तक के बारे में सबसे पहले बात एनसीएफ 1975 ने की थी। लेकिन हमें पर्यावरण की पुस्तक मिली कब? तो एनसीएफ 2000 के अनुसार हमें पर्यावरण की पुस्तक मिली। आगे देखते हैं 2004 में ही क्या आया था? एक एजुसेट आया था। क्या आया था? एजुसेट। और एजुसेट कब आया? तो सन 2004 में। मतलब एक शिक्षा के क्षेत्र में एक कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया गया था, जिसकी वजह से दूरदर्शन में शिक्षा के क्षेत्र में क्या आई थी? क्रांति आई थी। तो एजुसेट की स्थापना कब हुई? तो सन 2004 में एजुसेट की स्थापना हुई थी, जिसकी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शन पर क्रांति आई। शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शन पर क्या आई? क्रांति आई। इसके बाद देखते हैं हम लोग एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 ये भारत का चौथा और लास्ट एनसीएफ था। तो एनसीएफ 2005 में क्या था?
तो मेन तो नाम आप यही देख लें कि एनसीएफ 2005 में नागरिक शास्त्र का नाम चेंज किया गया। तो एनसीएफ 2005 में किसका नाम चेंज किया गया? नागरिक शास्त्र का नाम परिवर्तन करके सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन रख दिया गया। सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन रख दिया गया, जीवन रखा गया। इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं एनसीएफ 2005 में ही। तो एनसीएफ 2005 में जो अगला कदम उठाया गया था वो अगला कदम आपका ये था, तो आप सभी देख लें कि जो भी आपके एनसीएफ थे, जितने भी एनसीएफ आए उनमें कॉमन एक बात थी, उनमें कॉमन यह था कि सभी में पीरियड का समय मतलब घंटे का समय 40 मिनट था। 40 मिनट था। मतलब जो अभी तक के आपके चारों एनसीएफ आए थे उनमें चारों में कॉमन एक था कि जो घंटे की अवधि थी वो कितनी थी? वो आपकी 40 मिनट थी। और आपके आरटीई 2009 के अनुसार जो घंटे की अवधि होगी वो कितनी होगी? तो आपकी 45 मिनट होगी। तो पूछा जाए चारों एनसीएफ में कॉमन क्या था, तो चारों एनसीएफ में एक कॉमन बात थी, तो घंटे की अवधि मानी गई थी वो 40 मिनट मानी गई थी। इसके बाद आरटीई 2009 के अनुसार घंटे की अवधि 45 मिनट मानी गई। इसके बाद देखते हैं कि एनसीएफ 2005 को बनाया किसने। तो एनसीएफ 2005 को कैब की अनुशंसा पर एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया। तो कैब की अनुशंसा पर किसके द्वारा बनाया गया? एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया। बाकी एनसीएफ 2005 में कई सारे फैक्ट हैं, उन फैक्टों को हम लोग जब एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे तब उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेन जो आपका था वो यही था कि एनसीएफ 2005 को किसने बनाया। तो एनसीएफ 2005 को आपको एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया। किसके आदेश पर बनाया गया? तो कैब के आदेश पर बनाया गया। कैब क्या आपका? शिक्षा का सर्वोच्च बोर्ड, मतलब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। फिर इसको 1923 में बंद कर दिया गया। पुनः इसकी स्थापना 1935 में हुई। तब से यह वर्तमान में कार्यरत है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2005 के बाद देखते हैं 2006। और 2006 में क्या आई? पीडब्ल्यूडी पॉलिसी आई। क्या आई आपकी? पीडब्ल्यूडी पॉलिसी बिल आया। तो पीडब्ल्यूडी पॉलिसी बिल कब आया? तो 2006 में आया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? 2009। और 2009 में क्या आया आपका? तो 2009 में आपका आया आरटीई। क्या आया आपका? तो 2009 में क्या आया आपका? आरटीई, मतलब मुफ्त शिक्षा, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कब आई आपकी? तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा आपकी आई है 2009 में आई। जैसे पास कब किया गया? तो 4 अगस्त 2009 में इसे पास किया गया। तो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कब आई आपकी? 2009 में आई। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को लाने की बात किसने की? तो एनसीएफ 2005 ने की। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा जब आई थी उस समय भारत के एचआरडी मिनिस्टर कौन थे? तो उस समय भारत के एचआरडी मिनिस्टर थे आपके कपिल सिब्बल थे। तो कौन थे आपके? कपिल सिब्बल थे। और आरटीई लागू कब हुआ? तो आरटीई जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसके बाद क्या एक थोड़ा सा फैक्ट इसका और है, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर आरटीई 2011 में लागू हुआ। तो पूछा जाता है कि राजस्थान में आरटीई कब लागू हुआ? तो राजस्थान में आरटीई लागू आपका कब हुआ? 2011 में राजस्थान में आरटीई लागू हुआ।
तो ये वाले फैक्ट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि राजस्थान में आरटीई कब लागू हुआ। तो राजस्थान ने अपने यहाँ पर आरटीई लागू किया, 2011 में लागू किया। और शेष भारत में क्या 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। और जम्मू कश्मीर में भी आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू नहीं हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अपने अधिकार स्वयं के चलते थे। जब से जम्मू कश्मीर आपका क्या केंद्रीय केंद्र शासित प्रदेश में आ गया, तब से आपका 31 अक्टूबर 2019 से आरटीई लागू जम्मू कश्मीर में भी हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, आगे देखते हैं आरटीई में और क्या क्या था। तो आरटीई ने सबसे पहला काम किया था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात की थी। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात किसने की थी? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करने वाला कौन था? आरटीई था। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता क्या है कि बालक के गैर शैक्षणिक पक्ष, बालक के गैर शैक्षणिक पक्ष और शैक्षणिक पक्ष दोनों को मिलाकर जो मूल्यांकन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। गैर शैक्षणिक पक्ष का मतलब क्या है कि जब बालक विद्यालय में नहीं होता, अर्थात घर पर, और क्या बचा हुआ समय क्या है? शैक्षणिक पक्ष। और जब बालक विद्यालय में होता है, उन दोनों पक्षों का मूल्यांकन क्या कहलाता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। क्योंकि इस मूल्यांकन को लागू करने का मेन उद्देश्य यह था कि पहले क्या था कि जब आपकी हरडांग समिति को गठित किया गया था, उस समिति को इसलिए गठित किया गया था कि आपको यह पता लगाना है कि प्राथमिक कक्षाओं में बालक बीच में ही कक्षाएं क्यों छोड़ देते हैं और पढ़ाई को बंद कर देते हैं। साथ ही साथ यह पता लगाने के लिए जो आपका कोठारी आयोग आया था, उसने भी यह बोला था कि प्राथमिक कक्षाओं की पहली और दूसरी कक्षा में यह पाया गया कि बच्चे बीच में ही कक्षा को छोड़ देते हैं। इसी के लिए एनसीएफ 2005 ने भी सरकार को एक सिफारिश की थी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लाया जाए, जिससे यह पता लगेगा कि बालक बीच में ही कक्षाओं को क्यों छोड़ देते हैं। तो उन कारणों का पता लगाने के लिए एनसीएफ ने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सुझाव दिया था। इसीलिए आरटीई में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लाया गया, क्योंकि आपको क्या, एक तो उसका विद्यालय में मूल्यांकन करना है, साथ ही आपको यह भी देखना है कि बालक बचे हुए समय में घर में किन दैनिक क्रियाओं को करता है। साथ ही साथ अभिभावकों को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि जो भी अध्यापकगण आपके घर में बच्चों के बारे में पता करने के लिए आएंगे, तो उनके बारे में, बच्चों के बारे में जो भी सही फैक्ट होंगे वो उनके अभिभावकों को बताना होगा, अध्यापकों को, जिससे उनके बारे में सही जानकारी इकट्ठी की जाए और समस्या का समाधान सुचारू रूप से किया जा सके। लेकिन क्या हुआ था, 2015 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को पुनः बंद कर दिया गया था। इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि जब अध्यापक बच्चों के घर पे जाते थे तो वहां पर माता पिता सही जानकारी नहीं देते थे। इसीलिए 2015 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को बंद कर दिया गया। अब नई शिक्षा नीति 2020 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को पुनः शुरू कर दिया गया। आगे देखते हैं 2009 के बाद मार्च 2009, और मार्च 2009 में आया था आपका रमसा। रमसा का मतलब क्या था? राष्ट्रीय माध्यमिक साक्षरता अभियान। तो राष्ट्रीय माध्यमिक साक्षरता अभियान कब आया था? मार्च 2009 में आया। ये 15 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए था। तो 15 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा अभियान आया था? राष्ट्रीय माध्यमिक साक्षरता अभियान आया था। पहले ही आपका 11 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए था, बाद में इसे 15 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए कर दिया गया। तो रमसा आपका कब आया? तो मार्च 2009 में आपका रमसा आया। इसके बाद देखते हैं हम लोग 2018 और 2018 में क्या किया? एसएसए प्लस रमसा। एसएसए क्या था? आपका सर्व शिक्षा अभियान, और रमसा क्या था? आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। दोनों को मिलाकर क्या चला दिया गया? समग्र शिक्षा अभियान। समग्र
शिक्षा अभियान, क्योंकि ये आपका ऐसे क्या था, आपका 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। ये क्या था आपका 14 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए था। तो समग्र शिक्षा अभियान में कह दिया गया था 6 से लेकर 18, मतलब सबको एक साथ लेकर चलने की बात किसने की थी? समग्र शिक्षा अभियान ने बात की थी। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है आपका 2020, और 2020 में क्या आई आपकी नई शिक्षा नीति, और इसके बारे में हम लोग जो विस्तृत चर्चा है वो हम लोग नई शिक्षा नीति को जब पढ़ेंगे वहां पर विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक अभियान अभी चलाया गया था 4 अप्रैल 2022 को, एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान, तो यह अभियान कब तक चला? तो 4 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल तक यह अभियान चला था। और इस अभियान का शुभारंभ श्रावस्ती जिले से माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। इसमें लक्ष्य क्या था? इसमें लक्ष्य रखा गया था लगभग 2 करोड़ नामांकन। 2 करोड़ नामांकन पहुंचाना लक्ष्य था। 2 करोड़ नामांकन पहुंचाना लक्ष्य था, परंतु पूरा लक्ष्य नहीं हासिल हो पाया था। 1 करोड़ 90 लाख के आसपास ही नामांकन हो पाए थे। तो लगभग 17 लाख नामांकन हुए। लगभग 17 लाख नामांकन हुए। इसी के साथ इस जो अभियान को सफलतापूर्वक पाने के लिए, मतलब 2 करोड़ नामांकन पहुंचाने के लिए, जो आपका 16 जून से पुनः जो आपका शुरू हुआ है, आपका सेशन शुरू हुआ है, तो स्कूल चलो अभियान को माननीय योगी जी के द्वारा पुनः लागू रखा जाएगा, कि जिससे कि 2 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। इसीलिए स्कूल चलो अभियान को पुनः शुरू किया जाएगा 16 जून से। उम्मीद करता हूं साथियों यह चार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इन केस इस चार्ट में कहीं पर भी यदि आपको त्रुटियां लग रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, उन पर विचार किया जाएगा। साथियों आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि जब हमारा परिवार बड़ा होगा तो हम लोगों का भी हौसला अफजाई होगा। साथ ही साथ आप ज्ञानार्पण परिवार के साथ उम्मीद लगाए रहें, क्योंकि ज्ञानार्पण परिवार ही एक आपका ऐसा परिवार है जो आपको निश्चित ही सफलता की बुलंदियों पर लेकर जाएगा। तो नमस्कार साथियों, धन्यवाद साथियों।